नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज तारीख है 25 मार्च 2026। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे, क्या अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध लंबा खींचने वाला है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में देश को किन बड़ी चुनौतियों के लिए आगाह किया है। साथ ही रसोई गैस सिलेंडर और रेलवे के नियमों में होने वाले उन बड़े बदलावों की चर्चा करेंगे जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। बिहार और राजस्थान बोर्ड के नतीजों से लेकर अंतरिक्ष में नासा की ऐतिहासिक छलांग तक देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। 25 मार्च को देश भर में चैत्र नवरात्रि की सप्तमी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी, जहां भक्त शक्ति के अवतार मां कालरात्रि की पूजा करेंगे। वैश्विक मंच पर कल का दिन संवेदनशील है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC खाड़ी युद्ध के बीच ईरान के खिलाफ एक आपातकालीन प्रस्ताव पर चर्चा करेगी, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज होगा, जिसमें 125 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके साथ ही कल अंतर्राष्ट्रीय दास्ता पीड़ित स्मरण दिवस पर दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया जाएगा। मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर विस्तार से बातचीत की। इस चर्चा का मुख्य केंद्र पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और हॉर्मुज जलडंबरों मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा रहा। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत इस क्षेत्र में तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाली का समर्थन करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी वैश्विक व्यापार के लिए इस समुद्री मार्ग को खुला रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत की यह सक्रिय कूटनीति वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज जलमार्ग से दुनिया का लगभग 25% कच्चा तेल गुजरता है, इसलिए इसका सुरक्षित रहना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया संकट पर देश को संबोधित करते हुए एक गंभीर चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के प्रभाव दूरगामी और लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। उन्होंने राज्यों से टीम इंडिया की तरह काम करने की अपील की, जैसा कि कोरोना काल के दौरान किया गया था। पीएम मोदी ने साफ किया कि सरकार 7 उच्च स्तरीय समूहों के माध्यम से ईंधन, उर्वरक और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी कर रही है, ताकि आम जनता पर महंगाई की मार कम से कम पड़े। प्रधानमंत्री का यह बयान दर्शाता है कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों की कीमतों में अनिश्चितता बनी रह सकती है। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को सुरक्षा मिल सके। देश में रसोई गैस की किल्लत की खबरों के बीच ये चर्चा तेज थी कि सरकार नियमित 14.2 किलो के सिलेंडर में केवल 10 किलो गैस रिफिल करने का आदेश दे सकती है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इन खबरों को पूरी तरह काल्पनिक और अफवाह करार दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है और रिफिलिंग के वजन में बदलाव का फिलहाल कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। इस स्पष्टीकरण से उपभोक्ताओं के बीच मची अफरा तफरी कम होगी। सरकार ने लोगों से पैनिक बुकिंग न करने और गैस का संयमित उपयोग करने की अपील की है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव न बढ़े। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2026 से टिकट कैंसिलेशन के नियमों को और अधिक कड़ा करने का निर्णय लिया है। नए नियमों के अनुसार यदि आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 72 घंटे से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर किराए का 25% और 24 से 8 घंटे पहले 50% कटौती की जाएगी। इसके अलावा अब रिजर्वेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को भी अनिवार्य बनाने की दिशा में काम चल रहा है। इन सख्त नियमों का मुख्य उद्देश्य टिकट दलालों पर लगाम लगाना और वास्तविक यात्रियों के लिए सीटों की उपलब्धता बढ़ाना है। यात्रियों को अब अपनी यात्रा की योजना और भी सावधानी से बनानी होगी। ईरान ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के नए सचिव के रूप में मोहम्मद बाकर जोलकाद्र की नियुक्ति की घोषणा की है। जोलकाद्र, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के पूर्व कमांडर रहे हैं, अली लारीजानी की जगह लेंगे, जिनकी पिछले सप्ताह एक हमले में मृत्यु हो गई थी। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की कमान अब एक कट्टरपंथी सैन्य पृष्ठभूमि वाले नेता के हाथ में आ गई है। एक पूर्व सैन्य जनरल का सुरक्षा परिषद का प्रमुख बनना यह संकेत देता है कि ईरान अपनी रक्षा और जवाबी रणनीति को और अधिक आक्रामक बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों की नजर अब जोलकाद्र के अगले कदमों पर है, जो युद्ध की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, रविवार रात 11:40 पर न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। मॉन्ट्रियल से आ रही एयर कनाडा की उड़ान AC 8646, जो जैज एविएशन द्वारा संचालित CRJ 900 विमान था, उसने रनवे पर उतरते वक्त पोर्ट अथॉरिटी के एक दमकल वाहन को टक्कर मार दी। विमान में 72 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य थे। ये दमकल गाड़ी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 2384 की ओर जा रही थी, जिसके पायलटों ने केबिन में दुर्गंध की शिकायत पर टेक ऑफ रद्द किया था और आग की गाड़ी मांगी थी। रनवे पार करने की अनुमति मिलने के तुरंत बाद
एटीसी ने 8 से 9 बार स्टॉप 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 ट्रॉक ट्रॉक टेक स्टॉप चिल्लाया, लेकिन टक्कर हो चुकी थी। दोनों पायलटों, जिनमें एंटोनी फोर्टियर का नाम परिवार ने पुष्टि की, वे इस हादसे में मारे गए। एक फ्लाइट अटेंडेंट सोलांगे ट्रेम्बले को सीट सहित विमान से बाहर फेंका गया, लेकिन वे जीवित हैं। कुल 41 लोग अस्पताल पहुंचे, जिनमें से 32 को छुट्टी दे दी गई और 9 की हालत गंभीर है। ट्रंप ने इसे भयानक बताया और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गहरा दुख व्यक्त किया। दोस्तों, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर एक विस्तृत और ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में अपने ऊर्जा आयात के स्रोत 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक पहुंचा दिए हैं। देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है और सरकार इसे 65 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलमार्ग का बंद होना अस्वीकार्य है और सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस की निर्बाध आपूर्ति के लिए हर संभव कदम उठा रही है। भारत एलपीजी की 60% जरूरत आयात से पूरी करता है और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मोदी ने यह भी कहा कि अब तक 3 लाख से अधिक भारतीय खाड़ी देशों से वापस आ चुके हैं, जिनमें 1000 से अधिक ईरान से भी निकाले गए हैं। सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि इस युद्ध की वजह से दुनिया की स्थिति लंबे समय तक कठिन रहेगी और भारत को इसके दीर्घकालिक असर का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, डिजिटल दुनिया से एक दुखद और अप्रत्याशित खबर है। ओनली फैंस के मालिक अरबपति लियोनिद रादविंस्की का महज 43 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। यूक्रेन में जन्मे रादविंस्की ने 2018 में ओनली फैंस खरीदा था और कोरोना महामारी के दौरान इसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर प्लेटफॉर्मों में से एक बनाया। उनके नेतृत्व में ओनली फैंस पर 40 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता और 40 लाख से अधिक कंटेंट क्रिएटर जुड़ गए। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो अत्यंत विवादित था, लेकिन लाखों लोगों की आजीविका का जरिया भी बना। उनके जाने से डिजिटल दुनिया में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है और उनके परिवार ने गोपनीयता बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों, पंजाब के वेयरहाउस अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या का मामला संसद में गूंजा और देश भर में गुस्से की लहर दौड़ा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्षी दलों की मांग पर कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया जाएगा। आपके पूर्व परिवहन और जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को पहले ही अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर में भुल्लर के साथ उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और पीए दिलबाग सिंह भी नामित हैं। भुल्लर ने गिरफ्तारी से पहले एक समर्पण संदेश में सभी आरोपों को अफवाह बताया। रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर ने रोते हुए कहा था कि 13 मार्च को मंत्री के घर बुलाकर उन्हें धमकाया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भुल्लर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एसएडी, भाजपा और कांग्रेस सभी ने सीबीआई जांच की मांग की है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि कोलकाता की ऑरेंज लाइन मेट्रो परियोजना को रोकने में राज्य सरकार का रवैया अड़ियल और हठधर्मी है, जो शहर के लाखों यात्रियों के हित के खिलाफ है। यह मेट्रो लाइन कई सालों से केंद्र और राज्य के बीच भूमि विवाद की वजह से अटकी हुई है। अदालत ने राज्य सरकार को एक निश्चित समय सीमा में समाधान निकालने का निर्देश दिया। यह मामला ऐसे समय में उभरा है जब पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव है और केंद्र तथा टीएमसी सरकार के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक दर्दनाक खबर आई। खल्लारी माता मंदिर में श्रद्धालुओं से भरी रोपवे ट्रॉली का केबल अचानक टूट गया और ट्रॉली करीब 200 फुट नीचे जा गिरी। इस हादसे में रायपुर की 28 वर्षीय आयुषी सतकर की मौके पर ही मौत हो गई और 17 अन्य घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए और पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा की। ये मंदिर लगभग 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु यहां रोपवे से आते हैं। रोपवे सेवा तत्काल बंद कर दी गई है। ये हादसा धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा मानकों की कमी की ओर फिर से ध्यान दिलाता है। दोस्तों, देश की आधी आबादी के लिए एक बड़ी उम्मीद की खबर है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए परामर्श प्रक्रिया को तेज कर दिया है। ये कानून 2023 में संसद में पास हुआ था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें मिलेंगी। इसे लागू करने से पहले परिसीमन जरूरी है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। विपक्ष ने कहा है कि केवल परामर्श नहीं, बल्कि ठोस समयरेखा और कार्यान्वयन की योजना चाहिए। दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम आया। सीपीआई-एम ने डीएमके की 5 सीटों की पेशकश स्वीकार कर ली और औपचारिक गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे डीएमके के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में और मजबूत हुआ। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। सीपीआई-एम कई दशकों से तमिलनाडु में डीएमके की सहयोगी रही है। एआईएडीएमके और बीजेपी के विरोधी गठबंधन के लिए यह खबर एक नई चुनौती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली खबर आई।
फाफानो थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस टैंक अचानक फट गया, जिससे इमारत धराशायी हो गई। उस वक्त करीब 85 मजदूर भीतर थे। 4 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें 22 वर्षीय योवेश कुमार, 36 वर्षीय मनोज उर्फ बिलाल चौधरी, 19 वर्षीय मसिंदर कुमार, तीनों बिहार के सहरसा से, और 42 वर्षीय जगदीश कुमार शामिल हैं। अमोनिया गैस के रिसाव से बचाव कार्य बेहद कठिन रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी ने जांच के आदेश दिए। ये कोल्ड स्टोरेज सपा नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद का था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई ने 24 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 पर 10वीं का परिणाम घोषित कर इतिहास रच दिया है। बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार है जब 12वीं से पहले 10वीं के नतीजे जारी किए गए। इस साल कुल 94.23% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें लड़कियों ने 94.90% के साथ लड़कों 93.63% को पछाड़कर फिर बाजी मारी है। जिलों में झुंझुनू 97.77% के साथ प्रदेश में अव्वल रहा, जबकि कोटा का प्रदर्शन सबसे कम रहा। शिक्षा मंत्री ने सफल छात्रों को बधाई देते हुए अगले सत्र से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने का भी संकेत दिया है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट और डिजी लॉकर पर देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस साल कुल 85.19% विद्यार्थी सफल रहे, जिसमें एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का पास प्रतिशत 86.23% रहा, जबकि छात्रों का प्रतिशत 84.09% दर्ज किया गया। साइंस स्ट्रीम में आदित्य प्रकाश अमन ने 86.20% अंकों के साथ टॉप किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी सफल परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी ने 1879 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की है। आवेदन यूपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जाएंगे। पात्रता, मानदंड, वेतनमान और अंतिम तारीख की जानकारी जल्द जारी होगी। दोस्तों, यह उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं। अगर आपके परिचित में कोई इच्छुक उम्मीदवार है तो उन्हें यह खबर जरूर बताएं। नासा ने मंगल ग्रह पर मानव भेजने के सपने को साकार करने के लिए चंद्रमा पर एक स्थायी बेस स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन ने इग्निशन नाम की योजना। दोस्तों, आईपीएल 2026 महज 4 दिन दूर है और बीसीसीआई ने सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मैच वाले दिन कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए टीम बस में जाना होगा, जबकि परिवार और दोस्त अलग वाहन में जाएंगे और केवल हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से अभ्यास देख सकेंगे। मैच के दिन केवल 12 मान्यता प्राप्त सपोर्ट स्टाफ ड्रेसिंग रूम में जा सकेंगे। 28 मार्च को बेंगलुरु में आरसीबी बनाम एसआरएच से सीजन की शुरुआत होगी। भारत के पहले पैसिव यूथनेशिया केस से जुड़े हरीश राणा का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। 2013 में एक दुर्घटना के बाद हरीश पिछले 13 वर्षों से कोमा वेजिटेटिव स्टेट में थे। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिता की याचिका पर सम्मान के साथ मरने के अधिकार को बरकरार रखते हुए लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी थी। एम्स की मेडिकल टीम ने धीरे धीरे पोषण संबंधी सहायता हटाकर प्रकृति को अपना रास्ता लेने दिया। हरीश राणा का मामला भारत के कानूनी और चिकित्सा इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये गरिमापूर्ण मृत्यु और इच्छा मृत्यु के जटिल मुद्दे पर भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश तय करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिन्होंने आज देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। चाहे वो खाड़ी युद्ध का संकट हो या तकनीकी और शिक्षा जगत की उपलब्धियां, भारत हर मोर्चे पर अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। अगर आपको ये जानकारी सटीक और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपडेट रहें। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें अपूरा न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।